press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। जो आज मैं लाइव आया हूं और एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया हूं आपके बीच में। तमाम उन बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर आया हूं और आज एक पूरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए एक विशेष संदेश भी है। दोस्तों मैं कई बार नोट करता हूं, कई बार चीज देखता हूं। जो मेरा बेरोजगार कार्यालय है, कभी वहाँ नर्सिंग भर्ती के लोग आते हैं, कभी पटवारी के आते हैं, कभी एलडीसी के आते हैं, कभी शिक्षक भर्ती के आते हैं, कभी टेक्निकल विभाग के अभ्यर्थी आते हैं और कभी मैं उनके साथ सचिवालय जाता हूँ, कभी कोर्ट, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी आरपीएससी, कभी सचिवालय में दूसरे जो विभाग है सभी विभागों में जाता रहता हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक एमएलए, एक मंत्री जो बनता है वो सभी अधिकारियों को अपने पास बुला लेता है, यानी कि उनके पास एक बहुत बड़ा पावर होता है और समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश करता है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ, सबसे बड़ा अर्थ यही है कि राजस्थान में लाखों बेरोजगार होने की है और जिनकी वजह से सरकार सत्ता में आई, कोई भी पार्टी हो, युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्या राजस्थान में छात्र संघ आयोग नहीं हो सकता? क्या बेरोजगार बोर्ड का गठन नहीं हो सकता? एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको केवल स्वार्थ नजर आता है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य नजर नहीं आता। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि कम से कम एक छात्र संघ आयोग या बेरोजगार, मैं नहीं कहता मुझे बनाओ अध्यक्ष, नहीं, हमारे बेरोजगारों में किसी को भी बना दीजिए। कम से कम हमारे पास एक स्थान तो है जहां जाकर अपनी बात तो रख सके। क्या हो रहा है आपने देखा होगा, किसी ने गलती से कैटेगरी गलत भर दिया, किसी ने गलती से नंबर ज्यादा की जगह कम भर दिया, अधिकारियों को चक्कर काटते, अधिकारी कोर्ट में बैठते, फिर कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। लेकिन दोस्तों ये तमाम चीज तब होंगी कि राजस्थान के तमाम बेरोजगार एक छत के नीचे आएंगे, यानी कि संगठित होंगे। मैं लगातार 8 साल से सिस्टम में सुधार को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं और हम सबको मिलकर प्राथमिकता के साथ एक ही आवाज बुलंद करनी होगी कि राजस्थान में हमारा खुद का भी एक बोर्ड हो या छात्र संघ आयोग हो जिसमें हमारे लोग मौजूद हो। ये राजस्थान के तमाम उन बेरोजगारों की मैं कहानी बता रहा हूं और ये कहानी और ये न्याय तब मिलना स्टार्ट होगा जब राजस्थान में हम बेरोजगारों की हिस्सेदारी सरकार में होगी। हम दबंग तरीके से, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे कोई मीटिंग, दबंग तरीके से कह सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम क्यों हो रहे हैं। इसके लिए हमारी हिस्सेदारी होना आवश्यक है। आप समझने की कोशिश करिए, इसका अर्थ का अनर्थ ना निकाले कि उपेंद्र यादव खुद के लिए करा, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके सामने लाइव कह रहा हूं, हमारा कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हो, कोई भी, लेकिन वो अपनी आवाज तो बुलंद कर सकता है। ये लाइव, ये वीडियो नोट कर लेना, टाइम देख लेना। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कोई भाई तो हो ना, कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकता है ना, कम से कम अपनी बात तो रख सकता है ना कि जिस अधिकारी की वजह से आज बेरोजगार खून के आंसू हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जेल में डालो, जुर्माना करो। क्या उनका अधिकार है किसी के सपने तोड़ने का? उनका अधिकार है बेरोजगारों को चक्कर कटाने का? नहीं। यदि कोई अधिकारी भी ये देख रहा हो, मेरा ये लाइव वीडियो देख रहा हो और जो तानाशाही करता है, गलतफहमी निकाल लेना। मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं। जहां मेरे बेरोजगारों को आंखों में आंसू होंगे, उदासी होगी, मैं उनके लिए मेरी जान भी देने के लिए तैयार होऊंगा, नहीं दबूंगा मैं। लेकिन एक चीज मैंने 8 साल में देखी कि केवल 5% ही अधिकारी तानाशाही करते हैं। 95% अधिकारी वास्तव में सपोर्ट भी करते हैं और अच्छे भी होते हैं, काम करने के लिए तत्पर भी होते हैं, लेकिन ऊपर बैठे वो लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, मनमानी थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो 5% जो लापरवाही तानाशाही कर रहे हैं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, खुले में कह रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं सिस्टम में रहा, यदि मैं इस मामले को मैं रहा, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंसू देखे उन लोगों के, उनके चेहरे देखे। आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आप तो एसी में रहने वाले हो। दूसरी तरफ चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, मैं धन्यवाद तो इसलिए देना चाहूंगा, आज तक हमने जो भी मांग रखी, आपने हमारी मांगे पूरी की। धन्यवाद की पात्र मैं आपकी बुराई इसलिए नहीं कर सकता कि आप काम नहीं करते तो मैं बुराई करता और विरोध करता, लेकिन आपने काम की। पहले मैं आप लोगों के सामने इनकी शिकायत करूंगा कि ये लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्या अधिकार था कि आपको अचानक मना कर दिया कि 2017 की रिसिपल वेटिंग नहीं आएगी? क्यों? आपका अधिकार है, आएगी और आपको दिखाना होगा। देखता हूँ कितना दम आप रोकते हो, आएगी। तो अभ्यर्थियों को कह दूं, दोस्तों
मैं आपके साथ हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके चेहरों पर खुशियां आए, चाहे मुझे इसके लिए सीएम से मिलना पड़े, चाहे डिप्टी सीएम से मिलना पड़े, चाहे मंत्री जी से मिलना पड़े, मैं मिलूंगा। हालांकि जिस अधिकारी ने लापरवाही की उसको फोन करके कल ही मैंने कह दिया था कि आप देखना क्या होता है, क्योंकि नहीं, असत्य हम सहन नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं सहन कर सकते। जो व्यक्ति अत्याचार सहन करेगा वो भी दोषी है, वो कायर है। क्या होगा? जेल में डाल देंगे, फांसी लगा देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, लेकिन सीना ठोक के ये तो कह सकते हैं कि हमने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, पीछे नहीं हटे। मेरे युवा साथी, आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी अब जो योजना बना रहे हैं, आप इस लड़ाई में मेरे साथ रहें और इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोगों तक तो बात पूछी कि मैं आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहा हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये एक बात ये भी रखी थी कि प्रत्येक विभाग में, चाहे टेक्निकल विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, अरे भाई कोई ना कोई तो रिटायर्ड होता है ना प्रतिवर्ष। जितने लोग रिटायर्ड होंगे उतने पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकालो, उसका कैलेंडर जारी कर दो कि इस विभाग की दिसंबर में होगी, इसमें जनवरी में होगी, क्योंकि कम से कम बेरोजगार वो तैयारी तो कर सके। चाहे 5 लोग रिटायर्ड हो, जितने लोग रिटायर्ड हो उन पदों पर सभी विभागों पे। कई लोग कहते हैं कि हमें तकनीकी सहायक गया, टेक्निकल विभाग को भूल गया। अरे सभी विभागों में सारे विभाग आते हैं, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, टेक्निकल विभाग हो, सारे विभाग आते हैं। हर विभाग में जितने लोग रिटायर्ड हो, हमें 15 लाख का जुमला नहीं चाहिए, जितने लोग रिटायर्ड हो, रिटायर्ड तो होते हैं ना प्रतिवर्ष, उन्हीं पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकाले, कैलेंडर जारी कर दे कि हम इस महीने में ये भर्ती कर रहे हैं। सही है गलत है बताइए आप लोग? ये मान गलत है क्या? हम 15 लाख क्यों थोड़ी करिए, 15 लाख दीजिए। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम में सुधार सरकार को करना होगा। प्रतिवर्ष जितने पद रिक्त होते हैं प्रतिवर्ष भर्तियां निकालनी होगी, चाहे कोई सा भी विभाग हो। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, नर्सिंग विभाग की हालत देख लीजिए। 2013 के आज भी भर्ती लंबित है, वो लोग भटक रहे हैं। 2018 में भर्ती निकाली, वो भी लंबित है। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि 2013 वाली भर्ती को पूरा करें और 2018 की आरपीएससी के माध्यम से लिखित परीक्षा हो और मिले, और 2018 वालों को मिले। क्या हुआ? पिछली सरकार ने क्या किया? ग्रुप 3 बना दिया, लड़ा दिया, भर्ती को अटका के चले गए। नहीं, न्याय सबके साथ होना चाहिए। 13 वालों की भर्ती पूरी हो और 18 वालों की भी एग्जाम आरपीएससी के माध्यम से हो, लिखित में हो, और वो प्रदेश स्तरीय मेरिट बने, जिससे नए जो तैयारी करें लाखों नर्सिंग भर्ती कर्मी, उनका भविष्य बन सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए आप? होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को बांट दिया जाता है और हम लोग, हमारी ताकत बढ़ जाती है और ये लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया हम सबको एक होने का। विद्यार्थी मित्रों को पंचायत समिति में लगा दिया, कुछ लोगों को 6000 में क्या कर पाएंगे? भर्ती सुप्रीम कोर्ट में 2013 से लंबित है, आपके भी 3-4 ग्रुप कर दिए। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सारे लोग एक झंडे के नीचे आ जाए, मजबूत बने। और मैं तो तमाम उन साथियों को कहना चाहूंगा, चाहे एलडीसी 2013 हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, ये विद्यालय सहायक हो, तमाम लोग एक जगह होके एक मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ हूँ। और कई लोगों की, तमाम लोगों की मांग आ रही कि आगामी भर्ती थर्ड ग्रेड भर्ती आरपीएससी के माध्यम से हो। दोस्तों घोषणा पत्र में डालने के लिए मैंने सरकार को ये दी थी, आगामी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से हो, प्रदेश स्तरीय मेरिट हो, और आरटेट और रीट पात्रता, और एक शिक्षक भर्ती हो जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आता है, राजस्थान में अभ्यर्थी को फायदा हो। और कई लोग कह रहे हैं कि रीट की भर्ती आने वाली, कई कोचिंग वाले झूठे पोस्टर लगा के चला रहे हैं। अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड की एग्जाम चल रही है, अभी कोई सूचना नहीं है। मैं 11 तारीख को अजमेर जा रहा हूं, मैं मिलकर आपको सच्ची बात से रूबरू कराऊंगा कि भर्ती कब आने वाली है। लेकिन रीट और आरटेट पात्रता हो, उसके बाद शिक्षक भर्ती हो, जिससे वेटेज जैसी बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि वेटेज की वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ। मैंने आवाज उठाई, मुझे जेल में डाल दिया गया और दबा दिया गया। लेकिन उस समय भी आप लोग एक हो जाते, जब मैं जेल में गया आप लोग एक हो जाते, सड़कों पर आ जाते, तो कोई भी सरकार की औकात नहीं थी कि आप लोगों को दबा सके। मैं जेल में सड़ता रहा और आप लोग घर बैठ गए। उस समय आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैंने दबाव बनाकर, चाहे बाहरी राज्य का कोटा हो, चाहे वेटेज जैसी बीमारी हो, चाहे एक ही प्रमाण पत्र से बार बार लगने वाली बात हो, मैंने मंत्रियों की मीटिंग में वो बात रखवाई और मंत्रियों की मीटिंग में खुद गया, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया और मामला दब गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहरी राज्य को कोटा कम होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान की सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाले वो लोग हैं जो सत्ता में लेके आए थे और खुला समर्थन दिया था कि हम आपके साथ हैं। इसलिए बाहरी राज्यों को कोटा कम हो, और जो बार बार एक ही पोस्ट पे बार बार आ रहे हैं, प्रतिबंधित जिलों को छोड़कर बार बार एक पोस्ट पर, उन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, उन लोगों को रोकना चाहिए। अभी रीट लेवल 2 में क्या हुआ? रिसप्लाई किसी का हिंदी में हो गया, उसका एसएस में हो गया, कई पोस्टें खाली है। यार आप समझदार हो, अधिकारी हो क्या हो?
आपको समझ में नहीं आता कि मैंने खुद ने भी अवगत कराया था कि काफी लोगों का चयन बार बार एक विषय का दूसरे विषय में ज्वाइनिंग कर रहा है, तो वो ज्वाइनिंग करे इधर क्यों आएंगे, उनको वहां रहने दीजिए, इसमें बेरोजगार को मौका दीजिए। एक ही प्रमाण पत्र लोग बार बार लग रहे हैं, तो सरकार को एक ही प्रमाण पत्र की बीमारी मिटनी होगी और बाहरी राज्यों को कोटा कम करना होगा। और यदि माध्यम से होती है तो कहीं ना कहीं वेटेज जैसी बीमारी खत्म होगी। मुझे पता है, मेरी प्राथमिकता है कि आरपीसी के माध्यम से रीट आर्टेड पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती हो, मुझे पता है। और मैं जल्दी सीएम साहब से मिलूंगा, तो ये बात रखूंगा, चाहे डिप्टी सीएम से मिलूं, क्योंकि डिप्टी सीएम का भी अहम रोल है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है, बात रखी है और सहयोग भी है। तो हम पूरी सरकार से मिलकर इस सिस्टम में सुधार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस रणनीति में सफल हो पाएंगे। आने वाली भविष्य में थर्ड ग्रेड भर्ती 2 एग्जाम से होगी, पात्रता प्लस वो, और प्रदेश स्तर में मेरिट होगी और इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आए, जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। अब मैं लेवल फर्स्ट की रीट, लेवल फर्स्ट की वेटिंग रिसिपल वाले कॉल और मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों 1-2 दिन रुक जाइए, मैं दोबारा डिप्टी सीएम और सीएम से मिल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिसिपल वेटिंग जल्द से जल्द आए। आपकी परमिशन मिल जाएगी, आ जाएगी, मुझे पता है। मैं आपको समय समय पर बात अवगत करा दूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव रीट्रीट करता रहता है, इसलिए मुझे पता है। मैं कम भी बोलूँ तो यह ना सोचे कि मैं आपकी बात भूल गया। आपके साथी मेरे साथ बैठते हैं, उनको हर चीज़ से मैं अवगत करा रहा हूँ। मैं जल्द ही मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री से मिलकर इसकी द्वितीय वरीयता सूची जारी करवाने के लिए प्रयास क्या करूंगा, आपकी निकलवाई दूंगा। आप ये महीने इंतजार करिए, भगवान चाहे तो इस महीने में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आप इंतजार करो, मैं लगा हुआ हूँ आपके काम में। अब ले लीजिए रीट 2016 अंग्रेजी और साइंस मैथ की। क्या तमाशा बना रखा है यार। जोधपुर हाईकोर्ट ने कह दिया कि अंग्रेजी की वो निकाल दीजिए आप, लेवल 2 की रिसिपल। साइंस मैथ वाले 927 में 840, कितने 800 से ज्यादा पद खाली है। क्या ये पोस्ट नहीं भर सकते हैं? भरना चाहिए ना। लेकिन तानाशाही, जो बीकानेर निदेशालय में बैठा उप निदेशक अपनी तानाशाही पे उतरा, मुझे क्या कह रहा है कि नहीं 2016 की तो आ ही नहीं सकती। भैया तेरा घर का माल है कि नहीं आ सकती, गलतफहमी निकाल लेना। आप जनता की सेवा के लिए आए हो, आपको काम करना होगा। क्यों नहीं आ सकती? आएगी, कोर्ट ने आदेश दिए, आप जाओ डीबी में, हम भी जाएंगे। साइंस में 2016 क्यों नहीं आ सकती? इतने पद खाली है, क्यों घर से नौकरी देनी पड़ी है क्या आपको? लेकिन नहीं, तानाशाही कर लो। कितने दिन तानाशाही करते हो? तुम्हारी सबसे पहले शिकायत करूंगा और हम सड़कों पे उतरेंगे यदि आप लोगों को नहीं हटाएगा। ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाना चाहिए। 2016 की साइंस में अंग्रेजी के आनी चाहिए। अंग्रेजी वालों को मैं कह दूं, कल वो व्यक्ति आने उनसे मैं मिलूंगा, आ रहे मेरे पास। साइंस मैथ वालों को मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम इन अधिकारियों को कोर्ट का टोटका चाहिए, कर लेना चाहिए था ना। अब तक तो तुम्हारा भी काम हो जाता, लेकिन तुम्हारी लापरवाही मिलने डूबी। अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, आचार संहिता आजकल में लग जाएगी, लटकते रहना। लेकिन फिर भी जल्द से जल्द करवाए, जिसे हम कह सकते हैं देखो कोर्ट ने भी कहा। WRD की वैकेंसी का भी कॉल और मैसेज आते हैं। दोस्तों WRD की वैकेंसी को लेकर जो 2 मेरिट को लेकर विवाद बना, उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने, कल मैं जो 2 दिन पहले चेयरमैन से मिलकर आया था, अधीनस्थ बोर्ड ने वापस उनको भेज दिया है विभागों को कि मेरिट किस आधार पर बनाई, जो विवाद में उलझी पड़ी है वो तय कर पाएंगे। मेरिट कैसे बनाई जाएगी इस कारण से रुकी है, वहां से फिर वो विवाद समाप्त होगा ना, उसके बाद आप जितनी अब वैकेंसी आनी है, आपको पता आचार संहिता आज कल लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद ही आएंगी वैकेंसी, उससे पहले नहीं आने वाली, उससे पहले नहीं आने वाली। लोकसभा चुनावों के बाद ही नई वैकेंसी आएंगी, उससे पहले नहीं आने वाली। और जिन भर्तियों के परीक्षा तिथि घोषणा नहीं हुई है, वो भी चुनाव बाद ही आपकी परीक्षाएं होंगी। स्पष्ट सुन लीजिए कि परीक्षाओं की तिथि, जो परीक्षा होगी लोकसभा चुनाव बाद ही होंगी। और नई भर्तियां, चाहे पटवारी की हो चाहे WRD की हो। पटवारी विवाद बताया जा रहा है कि जो क्रिमिनल और OBC का क्रिमिनल की बात हो, चाहे गुजर आरक्षण की बात है, MBC, तो उसको लेकर अभी सीटों का वर्गीकरण नहीं हुआ, वो विवाद चल रहा। उसके बाद पटवारी प्लस WRD जो विवाद है वो जो भी है समाप्त होने के बाद ही लोकसभा चुनाव बाद दोनों भर्तियां आएंगी। इसके अलावा और भी भर्तियां, LDC की भर्तियां और भी आएंगी, LDC की भर्तियां और भी आएंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही। हाँ, बार बार चयन होना इस जिला पर, पता है सबसे बड़ा दुख इस बात को होता है कि जो बेरोजगार मेरे पास आते हैं, भैया हमें पाकिस्तान की बॉर्डर पे नौकरी मिल जाए, हम ले लेंगे, नौकरी ज्वाइन करते हैं। भैया मुझे घर मिल जाना चाहिए। यार आप उस दर्द को तो याद करिए जब आप दुखी थे, आप तैयार थे, और आज आप एक सीट खराब करके दूसरे बेरोजगार को नुकसान पहुंचा रहे। कम से कम आपका भला हो गया तो दूसरी भलाई की भी आपको सोचना चाहिए। के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि रेलवे के एग्जाम ऑफलाइन वापस होनी चाहिए ऑनलाइन की जगह, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां आ रही हैं। काफी लोग फर्जीवाड़े से नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली कंपनियां, राजस्थान रोडवेज जो है प्राइवेट क्यों दे रहे हैं? 20,000 पदों को पहले खत्म किया था, उन पदों को पुनर्जीवित करना चाहिए। पेपर लीक प्रकरण में दोषी। अब एक सबसे बड़ी बात, मैं अभी चेयरमैन से मिला था, बता रहे थे पेपर लेने वाला और पेपर देने वाला
दोनों को दोषी मैं मानता हूँ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुकना एक बार, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पेपर लेने वाला और पेपर देने वाला, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांगू उनके खिलाफ नियम बनाए। क्यों? पेपर कौन लेता है? जो पढ़ना नहीं चाहता, जो अयोग्य है। लेकिन जो पढ़ने, जो तैयारी करते, रात दिन मेहनत करते, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस लाइव के माध्यम से सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जालसाजों के झांसे में न आए। केवल आपको झांसे में फंसा दे, इनके पास कुछ नहीं है। आपको कहते पेपर देंगे, लाखों करोड़ रुपए, ये करोड़ रुपए कमा लेते हैं, साल भर बाद जेल से छूट जाएंगे, 10 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन 90 लाख तो फिर भी कमा लेंगे ना ये लोग। इसलिए जालसाजों के झांसे में न आए, अपना भविष्य खुद तय करें। मैं खुद जेल में जाकर आया था, मैंने राजस्थान पुलिस के वो अभ्यर्थी देखे कि भैया हमने 5-5 लाख रुपए भी दे दिए, न तो हमारा नंबर आया जेल में, और आगे रो रहे हैं वो लोग। आज सिक्कर के रहने वाले थे, मैं खुद मिल के आया था जेल में। मुझे मिले कि मैंने पूछा आप कैसे आए? बोले भैया हमने 5 लाख रुपए दिए थे किस बीच वाले को, हमने पेपर देने के, हम पकड़े गए, हमारे पैसे भी गए, हमारा भविष्य भी गया। आज वो लोग पछता रहे हैं। तो आपके पास भी पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लालच में आके आप फंस जाओगे और आपका भविष्य खराब कर लोगे। इसलिए किसी भी जालसाजों के झांसे में ना आए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा, अन्यथा आपका भविष्य खराब हो जाएगा। जिस प्रकार उसका नाम, लड़के का नाम सुभाष था, आज मुझे नाम याद है एक लड़के का, और एक और उसके साथ था। वो लोग आज भी पछता रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, क्योंकि वो जेल में पड़े, उनकी जमानत नहीं हुई। इसलिए आप इन जाल साजिश से बचकर रहे। इसके अलावा दोस्तों, फरवरी अजमेर, मैं रीट नहीं भर्ती के लिए अजमेर जा रहा हूं, आपको बता दूंगा। और इसके अलावा धर्मेंद्र एक बार बताना किसी को और कोई मैसेज आ रहा हो तो। सेकंड ग्रेड के लिए अजमेर। हाँ, एक चीज और बता रहा था दोस्तों, क्योंकि अब मैं फेसबुक पे लाइव हूं। उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से यूट्यूब चैनल है। जो लोग लगातार इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े उनको पता है, जो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी भर्ती के लिए मैंने घोषणा की थी कि मैं रीट मामले में बिजी हूं, 4-5 तारीख को फ्री हो जाऊंगा। 10 तारीख तक अधीनस्थ बोर्ड इसका परिणाम नहीं निकालते तो 11 तारीख को हम घेराव करेंगे। ये घोषणा मैंने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। मैं खुद मिलकर आया था उसी दिन, मुझे कहा 15 से पहले निकाल देंगे, लेकिन आचार संहिता को देखते हो अचानक 5 बजे मीटिंग बुलाई और उसके रिजल्ट में आचार संहिता लगने वाली थी, और हमने 15 से पहले तो कोई भी तारीख आती है, निकाला तो 15 से पहले ही। लेकिन जब जब हमने आवाज बुलंद की है, पता नहीं हमारी आवाज, हमारा जो आह्वान हमेशा कामयाब रहा है। हमने घोषणा की थी कि 11 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करेंगे, ये 10 तक रिजल्ट नहीं निकाला, उसके पहले आपका रिजल्ट आ गया। रही बात आरपीएससी की, हमने जब वैसे मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया तो हमने आरपीएससी का 11 तारीख का प्रोग्राम रख दिया कि आरपीएससी को मैंने लाइव में जो मेरे यूट्यूब चैनल पे बोला था कि 11 तारीख को मैं आरपीएससी जाऊंगा। चाहे सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे हेडमास्टर भर्ती का परिणाम का मामला हो। लेकिन दूसरे दिन ही अखबार में आ गया कि 7 दिन में हेडमास्टर एसआई का परिणाम आ सकता है। लेकिन कम से कम आप मेरे कुछ लोग कह रहे उपेन यादव तो अखबार में आने के बाद बोला, अरे महामूर्खो, कुछ लोग जो बोल रहे थे, मेरा वीडियो उठा के देखो, उपेन यादव बेरोजगार महासंघ। पहले मेरी घोषणा थी, अखबार में तो बाद में आई थी। पहले मैंने घोषणा की थी कि हम 11 तारीख को वहां जा रहे हैं, लेकिन फिर भी